स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रेपेज पर। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की जो एक कविता है आत्मकथ्य उसके बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर जी जो थे वो छायावादी कवियों में से एक थे। छायावाद एक युग चला। छायावादी युग में चार मुख्य कवि जिसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों को चार स्तंभ माना गया था। कौन कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये चारों ऐसे थे जिन्हें चार स्तंभ के रूप में माना गया। अब आप कहेंगे छायावाद होता क्या है? पहले छायावाद के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत में जो कवि थे उन्होंने जो कविताएं लिखी वो नीरस थी, उसमें भाव नहीं थे। लेकिन जब छायावाद का युग आया तो इसमें कवियों ने अपने भाव को प्रतीकार्थक रूप में दिया। एक मूर्त अमूर्त भाव को एक मूर्त रूप दिया। इसका मतलब ये कि जो भाव मन में था उसको उन्होंने एक रूप दिया प्रतीकार्थक रूप में। ठीक है ना? यही है छायावाद। ठीक है ना? इसमें आप जो भी पाएंगे प्रतीकार्थक रूप में ही मिलेगा, प्रतीकात्मक रूप में इसका प्रयोग हुआ रहेगा। जो बातें रहेंगी सब जो लिखी गई हैं वही ना होकर के उसका दूसरा अर्थ रहेगा। आत्मकथ्य की बात कर लेते हैं। आत्म का मतलब होता है स्वयं, कथ्य का मतलब होता है कथन। आत्मकथ्य दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वयं और कथन। इसका मतलब जो अपने मन की बातें हैं, जो अपने मन की वेदना है उसको इन्होंने बताया है आत्मकथ्य में। और इससे पहले भी जान लेते हैं कि आत्मकथ्य लिखने की जरूरत क्या पड़ी। इसके लिए इनके जो साथी कवि थे उन साथी कवियों के अनुरोध पर जयशंकर जी जो थे उन्होंने आत्मकथ्य लिखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अपने जो साथी कवि थे उनके कहने की वजह से उन्होंने आत्मकथ्य लिखा। और ये हुआ कैसे? इसके पीछे प्रेमचंद जी के संपादन में हंस नाम की एक पत्रिका चल रही थी। हंस पत्रिका में उस समय उन्होंने सभी कवियों और लेखकों के आत्मकथन को प्रकाशित करने का निर्णय लिया था। उसी की कड़ी में इनका भी आया था। ठीक, जयशंकर जी जो थे हमने आपको बताया कि छायावाद के कवि थे ना। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। ये छायावाद, इनका जो युग था वो छायावाद का। अभी हमने आपको बताया कि अमूर्त रूप भाव को मूर्त भाव देना। इसका मतलब जो अंदर की अभिव्यक्ति है उस रचना को एक रूप देना ही छायावाद में आया। ठीक, इनकी जो रचनाएं हैं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके साथ साथ ध्यान ये देंगे आप कि देखिए इनकी जो शैली है वो अलंकारिक के साथ साथ प्रतीकात्मक भी है। यही इसी का संबंध है छायावाद से। ठीक, ये जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना? चलते हैं और इसके साथ साथ एक बात और बताते चलें कि इसमें इन्होंने बिंबों का बहुत प्रयोग किया। बिंब और रेखाचित्र दो ऐसे तत्व होते हैं साहित्य के क्षेत्र में। बिंब जो होता है वह कविताओं में प्रयोग किया जाता है, रेखाचित्र जो होता है वो गद्य में आता है, कहानी निबंध में आता है। बिंब का मतलब ये होता है कि जो पाठक है उसको ऐसा भाव दे देना जिससे कि उसके मन में भाव उठे और उसको ग्रहण करे, वो ऐसी रचना होती है। ठीक, उदाहरण के लिए हम जैसे झमझमाती बारिश ना, ये दृश्य श्रव्य है ना। झमझमाती बारिश, जब बारिश होगी तो ये दृश्य जो होगा वो देखने योग्य है। जैसे ही कहा गया झमझमाती बारिश, तुरंत आपके मन में बारिश का दृश्य आ गया। यही बिंब है ना। आप आत्म परिचय वाला जो पाठ है 12th में उसमें देखेंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे बच्चे, तो ये घोंसलों से झांकने की जो बात है ये दृश्य है। ठीक है ना? मधुर मधुर मुस्कान ना, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा जब आएगी ना छू करके जाएगी, स्पर्श बिंब है ये। ठीक, रेखा चित्र आपके यहाँ ही है। बाल गोविंद भगत जी का जो पाठ है उसमें बताया जाता है कि छोटा कद, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सीधा सादा वस्त्र, एक लंगोटी पहने हुई। आपके मन में तुरंत एक व्यक्ति का चित्र आ गया ना, यही रेखा चित्र है। ठीक, आपको और अच्छे से जानना है तो आप इसके बारे में चैनल पर वीडियो है उसको आप पढ़िएगा, उसमें बिंब और रेखा चित्र के बारे में बताया गया है। बिंब कितने प्रकार के होते हैं भी बताया गया। आइए शुरू करते हैं पाठ को बिना देरी किए हुए। ठीक है, आपके यहाँ जो आत्मकथ्य है और देखिए
सीबीएसई आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है, पूरी पुस्तक से, तो आपको सब पता होना चाहिए। पहला प्रश्न शीर्षक से ही बन सकता है, आत्मकथ्य शीर्षक कितना प्रासंगिक है। ठीक, प्रासंगिक का मतलब होता है कि ये प्रसंग के अनुसार है कि नहीं। यदि किसी कहानी का शीर्षक, किसी कविता का शीर्षक जो दिया गया है, उस शीर्षक के अनुरूप बातें ना हो उस कविता में, उस कहानी में, तो प्रासंगिक नहीं होगा। तो आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जो है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है इसमें आत्म और एक है इसमें कथ्य। तो आत्म का मतलब होता है स्वयं ना, कथ्य का मतलब होता है कथन। स्वयं के बारे में जो बातें हैं इनकी, जो इनकी वेदना है, उन्होंने उसको कवि ने यहाँ बताया है, तो ये प्रासंगिक है। इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, इसका अन्य शीर्षक क्या हो गई, क्या होगा, कमेंट करके बताइए। एक मैं आपको बता दे रहा हूं ना, हृदय की वेदना, ठीक है ना, आत्मवेदना, ठीक, ये आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। इसमें शब्द आए हैं मधुप गुनगुनाकर। यहां मधुप का मतलब यहां भौरा। ठीक, कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। ध्यान रखेंगे, ये जो आपके सामने लाइन है, इन लाइनों में जयशंकर जी बता रहे हैं, ये अपने मन से बातें कर रहे हैं। अपने मन से बात करते हुए फिर अपने कवि मित्रों का भी जिक्र कर देते हैं। दोनों बातें आई हैं, ध्यान ये रखना है आपको, कहां पर ये अपने मन की बातें बोल रहे हैं, कहां ये अपने कवि मित्र से चर्चा कर रहे हैं, दोनों ध्यान से सुनना। ठीक, मुरझाकर गिर रही पंक्तियां, पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी का मतलब यहां अधिक से है, ठीक है ना, आप भी जानते होंगे ना घना। ठीक, अभी अपने मन से बोल रहे हैं, ये अपने मन की बातें कह रहे हैं, कि जो इनका मन है उससे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुनाकर। इन्होंने अपने मन को भौरा बोल दिया यहाँ पर। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मतलब ये जो इनका मन रूपी भौरा है, यह क्या क्या कहानी कह दे रहा, क्या क्या बोल दे रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इनका जो मन रूपी वृक्ष है, इनका जो मन रूपी वृक्ष है, उसकी जो घनी पत्तियां हैं, देखो आज गिर जा रही हैं। ठीक, किससे कह रहे हैं, अपने मन से ही बोल रहे हैं। सॉरी, जीवन रूपी वृक्ष, बेटा थोड़ा गलती हुई यहाँ। ठीक, जीवन रूपी वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह गिर जा रही हैं मुरझा करके। इसका मतलब इनके जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी हैं, ये अपने दुख को बता रहे हैं, मन से बता रहे हैं, मन रूपी भौरे से। ठीक, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यहां नीलिमा शब्द आया है, तो नीलिमा के लिए नीला आकाश। ठीक, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक, पेन को थोड़ा पतला करते हैं, बहुत मोटा है ना। असंख्य जीवन इतिहास बता रहे हैं कि इस गंभीर अनंत में, अब ध्यान रखेंगे, अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये बातें बता रहे हैं कि जो इनका आकाश रूपी नीला, सॉरी, नीला आकाश रूपी इनका जीवन है ना, उसमें बहुत लोगों का इतिहास है। ठीक है ना, इनका जीवन का इतिहास, ये थोड़ा सा यहाँ पर अब अपने कवि मित्रों का जिक्र कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो गंभीर अनंत आकाश है, जो नीला आकाश है ना, ये संसार है। संसार को, नीले संसार को ये बता रहे हैं कि इसमें असंख्य लोगों का इतिहास, जीवन इतिहास छुपा हुआ है संसार में। थोड़ा सा फ्लिप अप टंग, बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, दो अपनी लाइन को सुधारूंगा मैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इसका मतलब इस संसार रूपी आकाश में बहुत सारे कवियों का जीवन इतिहास पड़ा हुआ है। तो आखिर फिर मेरा ही आप क्यों जानना चाहते। अब यहाँ अपने कवि मित्रों की बात कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने, ये पहली बात तो ये लिखना नहीं चाह रहे थे आत्मकथा, लेकिन इन्हें मजबूर किया गया लिखने के लिए। तो ये अपने मन से, जैसे इन्हें लिखने के लिए कहा जाता है, तुरंत इनके सामने बहुत सारे कवियों लेखकों के बारे में, उनकी इतिहास की बातें
पूरा आ जाता है सामने, कौन कितना पीड़ा में कैसे क्या घटित हुआ है। तब ये अपने मन को समझाते हैं। मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन, यह कहानी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अपने मन रूपी भौरे से कह रहे हैं कि ऐसी क्या क्या कहानी गुनगुना दे रहे हो मेरे मन में, मतलब जो पीछे की बातें याद आ रही हैं। और उसमें इनको याद आता है कि इनके जीवन रूपी वृक्ष की जो पत्तियां वो गिर रही हैं, मतलब इनके जीवन में जो खुशियां थी वह गायब हो चुकी हैं, दुख से भरा हुआ है इनका जीवन। अब ये बताते हुए फिर इनको तुरंत याद आता है कि इस संसार रूपी आकाश में, नीले आकाश में जो पूरा संसार है, इसमें बहुत सारे कवियों की आत्मकथाएं हैं। तो फिर आखिर मेरी ही कथा की क्या जरूरत थी, मेरी बातें जानने का क्या शौक था, किसके लिए कह रहे हैं, ये अपने कवि मित्रों को सुना रहे हैं। फिर आगे क्या, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये अपने कवि मित्रों को कह रहे हैं कि ऐसा सुन करके भी वैसे भी लोग आत्मकथा जानने के बाद लोगों का उपहास, मलिन, इन्होंने हंसी उड़ाने की बात को मलिन उपहास कह दिया, गंदा। मलिन मतलब गंदा। इसका मतलब कि लोग तो दूसरों की बातें जान करके उनका मजाक उड़ाते ही हैं, तो आखिर ये हमारे कवि मित्रों की क्या जरूरत, कवि मित्रों को क्या जरूरत थी ये मेरे बारे में जानने की, इनको मेरे बारे में पता नहीं आखिर क्या जरूरत थी, ये मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं आत्मकथा, ये हमारे मन की बात को आखिर क्यों लिखवाना चाहते हैं। इतिहास रहा है, इतिहास भरा पड़ा है कि संसार में जितने भी आज तक कवि ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं सबका उपहास ही उड़ाया गया है, फिर आखिर मेरे साथ भी ऐसा क्यों। आगे की बात, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। वही वाली बात, आप जानते हैं, अपने अपने कवि मित्रों से बोल रहे हैं, अपने कवि मित्रों को सुना रहे हैं, किस लिए, क्योंकि उन्होंने ही मजबूर किया ये आत्मकथ्य लिखने के लिए। तो बता रहे हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। आपको पता है कि संसार के लोगों ने अभी तक जितने भी कवियों ने, लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, सबका मजाक ही उड़ाया गया। यह बात आप जान रहे हैं, जानते हुए भी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इसको लिख डालूं, और दुर्बलता अपनी बीती, मतलब जो हमारे जीवन में कठिनाई आई है, मेरा जीवन कितना दुखों से भरा हुआ है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसको लिखूं, दुनिया मेरा भी उपहास उड़ाए। आगे, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ये गागर रीति ध्यान रखेंगे आप, ये कह रहे हैं कि क्या तुम इसको सुनकर के सुखी रहोगे, खुश हो पाओगे। आखिर मैं आपका मित्र हूं, और एक कवि मित्र की वेदना को, जीवन की जो कठिन परेशानियां हैं उनको सुन करके क्या आप सुखी हो पाएंगे, क्या मिलेगा आपको। गागर रीति मतलब खाली पड़ा घड़ा। आखिर आपको देखोगे या क्या ये तुमसे देखा जाएगा, क्यों, बहुत व्यथित है कवि यहां। आगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यदि मैं लिख देता हूं, यदि मैं अपनी जो आत्मकथा है उसको मैं लिख दे रहा हूं, मुझे कोई वो नहीं इतराज ना, मैं लिख देता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं उसमें जो मैं अपनी दुख भरी बातों को लिखूंगा, जो मैं अपनी वेदना सुनाऊंगा, मैं अपनी जीवन की जो दुख की घड़ी है उसको बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही ना हो, तुम ही खाली करने वाले, मतलब मेरे जीवन को सुखों से खाली करने वाले दुख से पूर्ण करने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ही निकल आए। और यदि ऐसा हो जाता है तो क्या आप इसको सहन कर पाएंगे कि मैं आपकी ही बात को लिखूं इसमें। कहने का मतलब ये कि कवि चाहता है कि मैं अपनी दुख की घड़ी को, दुख भरे समय को, पीड़ादायक जो उनका क्षण रहा है उसको मैं यदि लिख दूं, और उसमें कारण आप ही मित्र आ जाते हैं, आपकी वजह से ही मैं अगर व्यथित हूं, तो क्या ये तुमसे रहा जाएगा, देखा जाएगा, तुम इसको सहन कर पाओगे। आगे क्या, यही है कि तुम ही खाली करने वाले, तुम, उसके बाद अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले।
इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे जो जीवन का रस है उसको दुखों से परिपूर्ण करने वाले, मेरे जीवन का रस हटा देने वाले, कहीं ऐसा ना हो इसमें आपका ही नाम आ जाए। बहुत दुखी है कवि यहाँ पर, और यहाँ अपने जीवन की बातों को उन्होंने लिखा है। ये इसकी व्याख्या हुई। एक बार में जब बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुखी मन से अपने कवि मित्रों के अनुरोध करने पर अपने मन की बातों को लिखने के लिए जब तैयार होता है तो यह बताता है कि हे मनरूपी भंवरे, तुम क्यों गुनगुना रहे हो? आखिर कौन सी कहानी तुम सुनना चाहते हो? क्या कुछ घटित हुआ है, क्यों बता रहे हो? मेरा जो जीवन रूपी वृक्ष है उसकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, जीवन खुशियों से विहीन हो चुका है, जीवन दुख की घड़ी से भरा पड़ा है, जीवन दुख से ही भरा हुआ है। आखिर क्यों ऐसी बातें सामने ला देते हो? यह बताते हुए बताते हैं कवि कि इस संसार रूपी आकाश रूपी संसार में, इस आकाश रूपी संसार में पूरा उनका जो जीवन है, किसका, अन्य कवियों का इतिहास रहा है कि उनकी आत्मकथाएं भरी पड़ी हुई हैं, उनके जीवन की जो दुख की घटनाएं हैं, उन्होंने अपने मन की जो बातें लिखी हैं वे सब दिखाई पड़ रही हैं। और संसार का इतिहास रहा है कि संसार के लोगों ने उसका मजाक ही बनाया है, उपहास ही बनाया है, हंसी का पात्र ही बनाया है। फिर भी आप मुझसे अनुरोध करते हैं कि मैं ये कविता लिखूं, मैं अपनी आत्मकथा को व्यक्त करूं। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? क्या ये तुमसे देखा जाएगा कि मैं अपने पीड़ादायक क्षण को लिख करके बताऊं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस पीड़ादायक क्षण के जिम्मेदार आप स्वयं ही ना हो, और यदि ये पता चलेगा आपको कि इस पीड़ादायक क्षण का जिम्मेदार कोई और नहीं आप ही हैं, तो ये फिर देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस पीड़ादायक क्षण के लिए जिम्मेदार बनने वाले आप स्वयं हो, और मेरी ये जो दुख भरे जीवन के क्षण हैं उसको देने वाले आप ही हैं, और मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरे जीवन से खुशियों को दूर करके आप स्वयं खुशी हैं, सुखी हैं, ये आप कैसे देख पाएंगे? ठीक, ये इसकी पूरी व्याख्या हुई। भावार्थ क्या है जो कि आपके भाव सौंदर्य में काम आता है, काव्य सौंदर्य लिखते समय, ये यहाँ लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक, जो हमने बताया, इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। अभी हमने जो आपको समझाया, वर्डिंग जो मेरी थी, उसका जो लिखित और व्यवस्थित रूप है, भावार्थ ये है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। ठीक है ना? काव्य सौंदर्य में हमने आपको बताया है कि काव्य सौंदर्य वही होते हैं ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाए रहते हैं। इसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की हम बात करते हैं। भाव सौंदर्य किस भाव को ध्यान में रख के कविता लिखी गई है, तो इसका भाव सौंदर्य छोटा सा आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के आत्मकथन के द्वारा उसकी वेदना के जिक्र का भाव है, उसकी वेदना का भाव व्यक्त हुआ है। शिल्प सौंदर्य में हम भाषा की बात करते हैं। हम पिछले पाठों में भी आपको बता चुके हैं कि कैसा भी हो, 3 बातें आपको लिखनी ही लिखनी है। भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है। इसमें देखेंगे आप तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे कि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखेंगे इसमें एक नया आया है, बिंब। शुरुआत में हमने बताया बिंब को और अच्छे से जानना है तो आप जाइए चैनल पर, वीडियो उसमें आप देखेंगे बिंब के प्रकार बताया गया है। बिंब में पढ़ने के बाद जैसी छवि आपके मन में बन जाए वही बिंब कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप। ठीक, यहाँ बिंब को भी हम बताएंगे, अलंकार को भी बताएंगे। ठीक है ना? अलंकार की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर बिंब को बताते हैं। ठीक, पहले इसको मिटा देते हैं जिससे कि जो अलंकार और बिंब है उनको देखिए, गुनगुनाकर
अनुप्रास अलंकार है पहली लाइन में, ठीक। इसके बाद ध्यान ये रखेंगे गागर रीति, ठीक। और इसके बाद अनंत नीलमा, और हाँ, इन दोनों में रूपक अलंकार है, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद अब हम बिंब की बात कर लेते हैं, कहां पर कैसा बिंब हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो पत्तियों के गिरना, पत्तियों का गिरना, यहां पर हम दृश्य बिंब बताएंगे, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे ही और पंक्तियों में हम ढूंढेंगे जब, तो हमें और मिल जाएगा मधुप गुनगुनाकर, ये जो भौरे का गुनगुनाना है ये हमारे लिए सुनने के लिए आएगा, यहाँ पर हम श्रव्य बिंब बताएंगे, ठीक। काव्य सौंदर्य की बात भी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने आपको जो बताया उसका व्यवस्थित रूप से आपको लिखा हुआ जो मिलेगा वो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बगल हो जा रहा हूँ साइड में, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ठीक है ना। इसके बाद अब हम काव्य सौंदर्य की भी बात करेंगे। काव्य सौंदर्य आपको मिल जाएगा, ये देखिए काव्य सौंदर्य आपके सामने हाजिर है, ये आया, ठीक। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य, ठीक है ना, और शिल्प सौंदर्य, ठीक। मानवीकरण भी आया है, मधु को बताया गया है, ठीक है ना, उस समय हमें ध्यान नहीं आया। अनंत नीलिमा और गागर रीति में हम आपको बताया है कि रूपक अलंकार है, बताया कि नहीं बताया, ना बताया तो जान लीजिए। रूपक अलंकार बिंब में देखिए मुरझाकर गिर रही पंक्तियां, इसमें यहां ध्यान रखेंगे ये चाक्षुष बिंब लिखा हुआ है, ये यही आपको समझाना है मुझे। चाक्षुष जो बिंब है, यहां पर इसके लिए आप जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, चाक्षुष के लिए आप यहाँ दृश्य बिंब भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये आपका बिंब के साथ काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य पूरा हुआ, ठीक है ना। ये आपको, इसको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, नोट कर लीजिए, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आओगे, इस वीडियो में आपको जो व्याख्या हमने दी वो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप पढ़ते रहिए, हाँ ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको छोटा ही बताया है। इस वीडियो के 3 पार्ट मिलेंगे आपको, पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में इसके आगे वाला, फिर पार्ट 3, ठीक, 3 पार्ट में आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ इसके आगे वाले जो 2 पार्ट हैं उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।